नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत करता हूं आपका। क्लास 9 की ज्योग्राफी चल रही है, चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इंडियन डेजर्ट के बारे में। फिर हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा द आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में। इससे पहले जो पेनिनसुलर ब्लॉक है हमारा, नॉर्दर्न प्लेन्स है, हिमालयस, इनके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जैसे पहले मैंने फिगर्स का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी मैं बहुत सारे फिगर्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि जब ज्योग्राफी की बात आती है तो फिगर्स मैप्स के बिना तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। इंडियन डिजर्ट की अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो दे लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स में आपको पहले दिखा चुका हूं, और उसके वेस्टर्न मार्जिन पे ये डेजर्ट पड़ता है। सैंडी प्लेन है, यहाँ बहुत सारे सैंड ड्यून्स मिलते हैं। बहुत कम रेनफॉल होती है यहाँ पे, 150 mm से कम के रेनफॉल है, मतलब ना के बराबर की रेनफॉल है पर ईयर। बिल्कुल एरिड क्लाइमेट है, सूखा क्लाइमेट है। वेजिटेशन कवर बहुत कम है। वेजिटेशन कवर क्यों कम है? क्योंकि डेजर्ट इलाका है, पानी के सोर्सेज है नहीं, और यहाँ पानी बरसता भी नहीं है। रेनी सीजन में जो थोड़ा बहुत एक दो बार बूंदाबांदी हो गई, उस चक्कर में कुछ स्ट्रीम्स नजर आ जाती हैं, और वो जल्दी ही सैंड में गायब भी हो जाती हैं। लूनी ही इस रीजन की एकमात्र बड़ी नदी है, बाकी यहाँ पे कोई भी खास नदियां हैं नहीं, क्योंकि पानी आ ही नहीं सकता उन नदियों को। अगर एक बार हम लोग इसका नक्शा देखें आपको, तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपको अरावली रेंज नजर आ रही है, और इस अरावली रेंज के वेस्ट में ये पूरा पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ग्रेट इंडियन डेजर्ट लगा हुआ है। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी इस इलाके में यही डेजर्ट बनाता है। अब अगर हम लोग बात करें इस जगह पे बहने वाली नदी लूनी की, तो वो भी देख लेते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये इस जगह का इलाका है। ये पूरा का पूरा आपको क्या नजर आ रहा है? हाँ, ये पूरा का पूरा आपको डेजर्ट नजर आ रहा है, जिसमें ये लूनी नदी आपको निकलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, लूनी नदी ये है, इसको आप अपने एटलस में भी मैप कर सकते हो। इंडियन डेजर्ट कुछ इस तरीके का नजर आता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लेडीज बैठी हैं घड़ा लेके, पानी जहाँ पे अवेलेबल होता है वहां से घर तक ये पानी भर के लेके जाती है। इसी इंडियन डेजर्ट में या बाकी दुनिया के और डेजर्ट में बर्चन्स बनते हैं। बर्चन्स क्या होते हैं? क्रेसेंट शेप ड्यून्स। ये बहुत बड़े इलाके में ऐसे बर्चन्स बनते हैं। जब तक फिगर नहीं देखा तब तक क्या समझ में आया? तो देखिए ये बर्चन है दोस्तों। इस तरीके का फिगर आपको बहुत मिल जाएगा रेगिस्तानों में। अगर आपने पिक्चर्स देखी हैं जहाँ पे डेजर्ट्स को डिस्प्ले किया गया हो, चाहे वो इंडियन डेजर्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप वो सहारा डेजर्ट की बात कर लीजिए, अफ्रीका में, दुनिया में कहीं भी डेजर्ट देख लीजिए, जहाँ पे ये रेतों वाले डेजर्ट मिलते हैं, वहां पे इस तरीके के बर्चन ड्यून भी आपको मिल जाएंगे। विंड मूवमेंट की वजह से इस तरीके के ड्यून्स बनते हैं। एक तो बर्चन ड्यून्स बनते हैं दोस्तों, फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी बनते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी आप कह सकते हैं कि एक तरीके का फीचर है आपका डेजर्ट में। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून इंडिया में कहां मिलेंगे? तो इंडिया में आपको ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास मिल जाएंगे। तो जैसलमेर के आसपास आप जाते हो तो आपको बर्चन्स बहुत मिल जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास आपको ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स मिल जाएंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते होते हैं, बर्चन ऐसे होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कुछ इस तरीके के होते हैं। देखिए दोस्तों, एक लॉन्गिट्यूडनल सी रेंज बनी हुई है। तो ये है आपके लॉन्गिट्यूडनल। ये दो तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं जो आपको डेजर्ट्स में बहुत देखने को मिलेंगे। और भी बहुत से लैंड फॉर्म्स हैं जो कि डेजर्ट्स में बनते हैं दोस्तों, जिनको मैंने अपने पहले की एनसीईआरटी में दिखाया है। पहले की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अगर आपने देखी है, वहां मैंने अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स दिखाए, जिसमें मैंने डेजर्ट के लैंड फॉर्म्स भी दिखाए थे। और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे ज्योग्राफी का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे और डायग्राम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन की मैं बात कर चुका हूँ। कोस्टल प्लेन की अगर बात करें तो देखिए, अगर ये इंडिया है दोस्तों, तो यहाँ पे है वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में और कोस्ट के बीच में प्लेन्स हैं, जहां पे आप थोड़ी बहुत खेती कर सकते हो। लेकिन जो खेती का स्कोप है वो ईस्टर्न घाट्स में ज्यादा है, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स एक तो डिसकंटिन्यूअस है, बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, प्लस ये जो कोस्ट है ईस्ट वाला, ये थोड़ा इमर्जिंग कोस्ट है, तो ऑटोमेटिकली लैंड थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी नदियां आके सिल्ट डिपॉजिट कर रही है, तो बहुत सारा डेल्टा मिलता है। तो ईस्टर्न घाट्स के और ईस्टर्न कोस्ट के बीच में जो प्लेन्स मिलते हैं, ये एक्सटेंसिव कोस्टल प्लेन्स है, बहुत बड़े बड़े कोस्टल प्लेन्स है। यहाँ पे बहुत सारा एग्रीकल्चर होता है। तो अरेबियन सी के बीच में और वेस्टर्न घाट्स के बीच में आपको वेस्टर्न कोस्ट में बहुत सारे प्लेन्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से ईस्टर्न घाट्स के बीच में और बे ऑफ बंगाल के कोस्ट के बीच में आपको बहुत सारे प्लेन्स मिल जाएंगे। अगर आप इन कोस्ट की बात करोगे, तो अगर आप वेस्टर्न कोस्ट की बात करो, तो वेस्टर्न कोस्ट वैसे तो नॉर्मल कर दो भागों में बटा है, बट उसको तीन भाग भी बोलते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट भाग को बोला जाता है कोंकण,
सदर्न मोस्ट भाग को बोला जाता है मालाबार, बीच के भाग को बोला जाता है कन्नड़ प्लेन। एक बार इसको फिगर में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा इलाका आपका लेके यहां से यहां तक का ये कहलाता है कोंकण कोस्ट, और ये पूरा इलाका जो केरला के कोस्ट पे फैला हुआ है कहलाता है मालाबार कोस्ट। इसके बीच के छोटे से इलाके को कभी कभी आप कन्नड़ कोस्ट भी बोल देते हो। हालांकि नॉर्मली वेस्टर्न कोस्ट को ब्रॉडली देखा जाए तो दो ही डिवीजन में बढ़ जाता है, कोंकण कोस्ट, एक मालाबार कोस्ट। 3 डिवीजन में हो जाएगा कि कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट के बीच का एक छोटा सा इलाका आपका कन्नड़ कोस्ट बन जाएगा। तो ये है दोस्तों आपके वेस्टर्न कोस्ट। आपको मालाबार कोस्ट की लोकेशन मिल गई, कोंकण कोस्ट की लोकेशन मिल गई, कन्नड़ कोस्ट की लोकेशन मिल गई। याद रखिएगा कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट हिस्ट्री में और बहुत जगहों पे बहुत बार ये शब्द आते हैं, इसलिए आपको इनकी लोकेशन अपने दिमाग में छपी रहनी चाहिए। वहीं पे मैंने आपको बताया बे ऑफ बंगाल पे जो हमारा कोस्ट है और हमारे ईस्टर्न घाट्स के बीच में भी प्लेन मिलते हैं। तो नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोला जाता है? नॉर्दर्न सरकार। साउदर्न पार्ट को क्या बोला जाता है? कोरोमंडल कोस्ट। देख लेते हैं इनको भी। यहाँ देखिए, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक मिल रहा है नॉर्दर्न सरकार, और इस जगह से लेके आपको यहाँ तक मिल रहा है कोरोमंडल कोस्ट। तो ईस्टर्न पेरिफेरी पे नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट, और इसी नॉर्दर्न सरकार को हथियाया था अंग्रेजों ने अपने शुरुआती इसमें। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने वेस्ट बंगाल में जो आपका कलकत्ता, ओडिशा और बिहार की प्रोविंस को हथियाया, जिसमें आपका प्रेजेंट डे झारखंड और छत्तीसगढ़ का बड़ा इलाका था, और पूरा बांग्लादेश ऑलमोस्ट इसमें था। और उसके बाद वो नॉर्दर्न सरकार पे और फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैले वो, अगर उनकी पॉलिटिकल पावर की बात की जाए। वहीं पे देखिएगा हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत सारी नदियां जाके डेल्टा बनाती हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सटेंसिव डेल्टा बनाती हैं। और चिल्का लेक भी इस कोस्ट में मिलती है। चिल्का लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की, साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा पे ये हमें मिलती है। तो भैया इसका भी मैप देखते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये महानदी जाके यहाँ मिल रही है, यहाँ महानदी का डेल्टा बन रहा है इतना बड़ा, और यहाँ पे चिल्का लेक है आपकी। गोदावरी नदी भी आके आपकी ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, कृष्णा नदी भी गिर रही है, पेन्नेरू भी गिर रही है, कावेरी भी गिर रही है, वैगई भी गिर रही है, पलार भी गिर रही है। बहुत सारी जो मेजर नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया की, ज्यादातर आपके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाके। तो चिल्का लेक की लोकेशन भी आपको यहाँ पे नजर आ गई। आगे चलते हैं। आइलैंड्स की बात करिए दोस्तों, तो देखिए 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं हमारे यहाँ, आपको पता है। एक तो है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो कि केरला के मालाबार कोस्ट के पास नजर आते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, दे आर एक्चुअली कोरल आइलैंड्स। इनको पहले कहा जाता था लैक्कद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स। 1973 में इनका नाम बदल कर दिया गया लक्षद्वीप। छोटे छोटे आइलैंड्स है, लमसम 32 स्क्वायर किलोमीटर के। कावाराती आइलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है लक्षद्वीप का। जबरदस्त फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी मिलती है यहाँ पे। एक पिती आइलैंड भी है यहाँ पे, जहाँ पे बर्ड सेंचुरी मिलती है। तो इसका नक्शा भी देखना जरूरी है, नक्शे के बिना तो मजा ही नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये रहा नक्शा। ये केरला है आपका पूरा, ये इसका मालाबार कोस्ट है। इस मालाबार कोस्ट से कोचीन की डिस्टेंसेस दिखा रखे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कावाराती एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। ये जो अगाती आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये अगाती एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगाती करिएगा, अगर आप जब भी आप लक्षद्वीप वगैरह घूमने जाओगे तो आपकी फ्लाइट आपको जाके अगाती आइलैंड पे छोड़ देगी। जब आप अगाती आइलैंड पे लैंड कर रहे होगे ना, नीचे बस आपको एक पट्टी लैंड के नजर आएगी। जब आप बहुत ऊपर हो गया हवा में, वहां पे आपको प्लेन छोड़ के चला जाएगा। 1 हफ्ता वहां पे रहिए और फिर प्लेन आपको वापस लेके चला जाएगा। तो अगाती आइलैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। और जो कावाराती आइलैंड है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। आपको इन सारे आइलैंड्स की जो लोकेशन है, जो डिस्टेंस है कोचीन से, वो यहाँ फिगर में दिखा रखा है। तो ये है आपके दोस्तों लक्षद्वीप के आइलैंड्स। आप कह सकते हो इट इज अ सॉर्ट ऑफ आर्किपेलागो, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है ये। कोरल्स के बारे में एक छोटी इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए, कोरल्स को मैंने बहुत पहले ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर कोरल्स के बारे में आपको जानना है दोस्तों, तो आप कोरल्स मेरे नाम के साथ शर्त मार दीजिए यूट्यूब में। आपको देखिए बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है। वाटर कोरल्स, पॉलिप्स एंड जूजेंथले, कोरल टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, फ्रिंजिंग शोर रीफ, बैरियर रीफ, अटॉल रीफ, ये सब कुछ मैंने ढंग से पहले ही बना के समझा रखा है। तो कोरल्स के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च मार देते हैं। वैसे ये कोरल पॉलिप्स होते क्या है? देखिए, ये कोरल पॉलिप्स छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज मतलब एक बड़े झुंड में रहते हैं। ज्यादा गहरे पानी में नहीं मिलते, शैलो वाटर में मिलते हैं। ज्यादा मिट्टी होगी तो सर्वाइव नहीं करते, और हल्का सा पानी वार्म होना चाहिए, वहां पे सनलाइट पहुंचनी चाहिए। ये कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड स्केलेटन बनाता है, इनको कोरल डिपॉजिट्स कहते हैं। और इन कोरल डिपॉजिट्स के ऊपर ये कोरल पॉलिप्स रहते हैं, जिससे एक बड़ा ही सीनिक सा
वहां पे माहौल बन जाता है, सीनिक सी कॉलोनी बन जाती है। 3 तरीके के कोरल रीफ्स हैं, बैरियर रीफ्स, फ्रिंजिंग रीफ्स और एटॉल। तो भैया द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एक एग्जांपल है। एटॉल सर्कुलर होते हैं, हॉर्स शू शेप के भी होते हैं, जितने भी शेप हैं कोरल्स के, ये जो फ्रिंजिंग, शोर रीफ, रिलीफ, ये सब मैंने बना रखा है। बैरियर रीफ, एटॉल रिलीफ, दोस्तों आप जाके मेरी इस वीडियो को देखिए, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो भैया अगर हमने लक्षद्वीप आइलैंड्स को देख लिया तो बचे कौन? तो बचे आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स है दोस्तों। नॉर्थ से साउथ अंडमान आइलैंड्स आपके बे ऑफ बंगाल में नजर आते हैं। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक्चुअली एक कंटिन्यूअस आइलैंड नहीं है। नॉर्थ में आपको अंडमान आइलैंड मिलेगा जो कि और छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, और साथ में आपको निकोबार आइलैंड्स मिलेगा। ठीक है, काफी बड़े हैं ये लक्षद्वीप से। 2 ब्रॉड कैटेगरीज में है, अंडमान इन द नॉर्थ और निकोबार इन द साउथ। ये बने कैसे हैं? तो इनकी खास बात दोस्तों ऐसी है कि यहाँ पे भी मैं थोड़ा आपको मैप बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ना दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे हिमालयाज ने एक बेंड लिया। ये बेंड ऐसे, ये एक्चुअली फॉल्ट प्लेट है ये। अब ये प्लेट दोस्तों यहाँ पे आके समुंदर के नीचे चली जाती है, समुंदर के नीचे दिखेगी नहीं, और ये प्लेट आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी। इसी प्लेट के एक्सटेंशंस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के फॉर्म में हमें जमीन पे उठे हुए नजर आते हैं। तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बने हैं आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो हिमालयाज का जो एक्सटेंशन है ना, हिमालयन प्लेट का जो एक्सटेंशन है ना, वो बे ऑफ बंगाल के समुद्र के नीचे है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स तो नीचे ही है, और वो प्लेट्स के प्रोट्रूजन्स, उठा हुआ जो सरफेस है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के फॉर्म में हमको उठी हुई मिलती है। नहीं समझ में आया है तो आगे की मेरी वीडियोस देखते रहिए, ये सब चीजें मैं डिटेल में समझाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे डिटेल में बताया नहीं गया तो मैं यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दे आर बेसिकली एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ये आइलैंड ग्रुप्स बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बहुत पास हैं। और खासकर चाइना का जो इंडिया के साथ व्यवहार रहा है पिछले कई 100 सालों में, चाइना एक थ्रेट की तरह हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। इसलिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत है हमारे लिए। जबरदस्त फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी मिलती है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। इक्वेटर के पास है तो आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलेगा। फॉरेस्ट कवर यहाँ का बहुत ठीक है। इंडिया का केवल जो एक एक्टिव वॉल्केनो है वो अंडमान एंड निकोबार के बैरल आइलैंड्स में मिलता है। ठीक है, एक बार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की भी भाई इमेज देखते हैं। ये देखिए, आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स दिख रहे हैं। साउथ में आपको अंडमान आइलैंड्स, सॉरी नॉर्थ में अंडमान आइलैंड्स दिख रहे हैं, जिसमें आपको नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स दिख रहा है, मिडिल अंडमान आइलैंड्स दिख रहा है, साउथ अंडमान आइलैंड्स दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है पोर्ट ब्लेयर। आप घूमने जाओगे तो पोर्ट ब्लेयर में उतरोगे। इसके साथ पास में दोस्तों जबरदस्त आइलैंड है, ये जो नील आइलैंड है ना, जिसको शहीद द्वीप नाम दे दिया गया है। ये हैवेलॉक आइलैंड, जिसको स्वराज द्वीप नाम दे दिया गया है, ये बड़े जबरदस्त आइलैंड है। बहुत ही जबरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 2 बार मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, कभी भी आपको मौका मिले तो जरूर चाहिए। फिर ये रॉस आइलैंड, ये भी काफी अच्छा है। हालांकि जब आप घूमने जाओगे तो नील आइलैंड, हैवेलॉक आइलैंड और जो लाइट एंड साउंड शो होता है ना अंडमान में, वही आप देख के आ जाओगे। वहीं भी नीचे आ जाते हैं तो ये निकोबार आइलैंड्स है। निकोबार आइलैंड्स का जो साउदर्न मोस्ट ये आइलैंड है बड़ा सा, ग्रेट निकोबार, इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी। एक सवाल है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को कौन सा डिग्री चैनल पास करता है? भैया सामने ही लिखा हुआ है। अब इसमें सवाल क्या रह गया? वो बिल्कुल ही सामने लिखा है 10 डिग्री चैनल। वही छोटे छोटे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूपीएससी में 10 डिग्री चैनल पूछा जा चुका है, पता ही होगा आपको। ये अंडमान सी है। कभी आप फुकेत घूमने जाओगे ना, तो फुकेत के बगल में भी जब आप खड़े रहोगे तो आपको अंडमान सी नजर आएगा। फुकेत बैंकॉक में पड़ता है, थाईलैंड में। जाके देखिए फुकेत की लोकेशन क्या है। तो अंडमान सी आपका इधर भी है और उधर बैंकॉक की, सॉरी थाईलैंड की साइड से भी निकलता है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि दोस्तों जब हमने अलग अलग देश के फिजियोग्राफिक यूनिट्स को जब एनालाइज किया तो हमको ये समझ में आया कि भैया हमारे देश के अलग अलग रीजन के अलग अलग क्या फीचर्स हैं, और इसीलिए इन अलग अलग फीचर के होने की वजह से जो हमारा कंट्री है वो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। हमारे माउंटेन में बड़े फ्रेश वाटर रिसोर्सेज मिलते हैं, नदियां निकलती है ना ग्लेशियर से, फॉरेस्ट वेल्थ बहुत मिलती है। नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रेनरीज है, ग्रेनरीज मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में अनाज पैदा होता है। हमारी फूड रिक्वायरमेंट सारी नॉर्दर्न प्लेन से पूरी होती है, हालांकि कोस्टल प्लेन्स जो कि साउथ इंडिया में वहां पे भी होती है। जो हमारा प्लेट्यू रीजन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू ले लीजिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू ले लीजिए, वहां पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। उस मिनरल्स का खनन करके हमने भैया अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया है। हालांकि बहुत सारे मिनरल्स को हमको इंपोर्ट भी करना पड़ता है, बहुत सारे मिनरल्स को खनन करने की टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, जो कि हम दूसरे देशों से मांगते फिर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं दोस्तों।
फिर जो कोस्टल रीजन है और आइलैंड ग्रुप है, ये हमको फिशिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं, पोर्ट एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। आप देखोगे हमारे वेस्टर्न कोस्ट की जो लाइन है बहुत इंडेंटेड है, तो बहुत सारे नेचुरल पोर्ट्स बनते हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे। क्योंकि हमारा वेस्टर्न कोस्ट इमर्जिंग नहीं है, तो वहां पे गहराई ज्यादा है, इंडेंटेड है, तो नेचुरल पोर्ट आराम से बन जाएंगे। तो कंडला पोर्ट हो गया, मुंद्रा पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, मार्मागोआ गोवा पोर्ट हो गया, कोचीन पोर्ट हो गया, ये सब हमारे वेस्टर्न कोस्ट में मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत जरूरी है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई दोस्तों, जितना जल्दी हो सका है, जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से हो सका है और जितना ज्यादा फिगर के साथ हो सका है, वैसे मैं आपको ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मुझे पता है बहुत सारे लोग कंसर्न है कि वीडियो और तेज आए, पर देखिए 3 वीडियो तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर डाल ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितना तेज वीडियो डाल सकूँ। आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, हैव अ ग्रेट डे।